ऑफ म्यूजिक तशरीफ लाती हैं हुमैरा अरशद। सदा हूँ अपने प्यार की। मलका तरन्नुम नूरजहां जैसी जो शख्सियत है, उन्होंने आपसे प्यार किया और उन्होंने कहा कि तू मेरी शागिर्द होना। मैडम जी मैंने तो खान साहब की शागिर्द होना, तो उनको एकदम गुस्सा आ गया। तो कहती हैं कि अगर तू ओदे शागिर्द बनना ना तो मेरे गाने नूं हुण हत्थ नहीं लाना। डेवो में जा रहे हैं ते चूड़ी कच दी लगी है, तो रिश्तेदार कह रहे हैं बस रोक, मैं थले उतरना, मेरा दा गाना क्या लगा। आज भी जो लोग हैं ना वो खान साहब नुसरत साहब की ही चीजें गा के जो है वो रिस्क रोजी कमा रहे हैं। एक्टर आप बहुत बड़ी हैं और जो कॉमेडी आप करती हैं और जो आपका स्टाइल है वो कमाल है। पुलाव बना लेती हूँ, फिर पाए, ओजरी, निहारियाँ किस दिन बनाती हैं? रोज। आजकल एक स्ट्रेटजी है लोगों की कि बुरा काम करोगे तो हिट होगे, अच्छा काम करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो आपके बारे में तो मैं कहूँगा आप सिंगर ना होती तो आप कम से कम आईजी लेवल की पुलिस ऑफिसर होती। शाला मौज माणी वे अज तेरा सेरा लवे हुलारे वे राजमान बनिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। बिल्कुल उसी वादे के साथ आज फिर बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो है वो तशरीफ लाने वाली है हमारे शो में। इनका ताल्लुक म्यूजिक से है। बिल्कुल आज 2025 में सीनियर मोस्ट गुलकारा पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो परफॉर्म कर चुकी हैं। सुपर हिट सैकड़ों सॉन्ग्स इन्होंने दिए, बहुत से वीडियोस इनके जो है अब आने वाले हैं और दर्जनों सुपरहिट वीडियोस आप देख चुके हैं। मेरी आपकी सबकी फेवरेट क्वीन ऑफ म्यूजिक तशरीफ लाती हैं हुमैरा अरशद। सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से देने आंसू, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। जी हुमैरा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई, बड़ी देर से इंतजार था कि आप तशरीफ लाएं, लेकिन आपके गैर मुल्की दौरे और मसरूफियत, और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा टूर हुए हैं शायद। हाँ जी, मैंने कोशिश की है कि अब मैं ज़रा ज़्यादा टूर करूँ। तो कैसा चल रहा है बाहर का जो बिज़नेस है शोज़ का? 2000 की तरह, 2003-4 की तरह उसी तरह शोज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में, या उनमें कोई कमी आई है? और पाकिस्तानी प्रमोटर किस हाल में है, क्योंकि आप तो ट्रैवल करते हैं? शोज़ मेरे ख्याल है कम हुए, ज़्यादा नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि शोज़ की तादाद जो है, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही। पाकिस्तानी जो हमारे उधर थे लोग या जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बहुत से प्रमोटर्स जो बड़े प्रमोटर्स थे जिनके साथ हम 2000 में किया करते थे, 2000 जैसे 6, 7, 5, 1, 2 इस तरह करके हम लोगों ने जिन प्रमोटर्स के साथ काम किया है, वो अब उस तरह प्रमोटर्स नहीं हैं। अब नए नए लोग हैं जो प्रमोटर बने हुए हैं या काम कर रहे हैं, और आजकल फाइनेंशियली भी जिस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया में, जो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के ही हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया में ओवरऑल ही जो शोज़ करवाने वाले हैं उनके पास बजटिंग जो है वो बहुत कम है, और मसले मसाइल बहुत सारे जो हैं वो हैं। लोग अफोर्ड नहीं करते कि आर्टिस्ट के साथ कोई म्यूजिशियंस हो या कोई दूसरा कोई भी बंदा हो, तो बस एक बंदा हो और वो थोड़े से पैसे ले और वो शो जो है वो कर दे। तो आजकल काफ़ी इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। मैक्सिमम कितने ऑर्केस्ट्रा के साथ आपने ट्रैवल किया है? यूके, यूरोप, अमेरिका माजी में कितना ऑर्केस्ट्रा जाता रहा आपके साथ? देखिए, हम लोगों ने 6-6, 7-7 म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया हुआ है। हम लोग जब जाते थे अपना ऑर्केस्ट्रा लेके और इस तरह हम लोग करते थे, तो 6-6, 7-7 म्यूजिशियंस जो हैं, कभी कभी तो 8-8, 10-10 म्यूजिशियंस भी होते थे कि 2 मेरे हैं, 2 दूसरे सिंगर के हैं, 2 दूसरे के हैं, इस तरह करके जो मेन जिनके सिंगर्स के जो होते थे म्यूजिशियंस, वो लेके जाया करते थे। तो बहुत म्यूजिशियंस के साथ भी हमने काम किया हुआ है। अमेरिका भी गए हुए हैं, कनाडा भी गए हुए हैं, यूके भी गए हुए हैं, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ में भी बहुत ज़्यादा शोज़ हम लोग लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी सीन जो है वो ज़रा कम है। अच्छा, हम अब्रॉड को डिस्कस पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न है हम थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी, बचपन कहाँ गुजरा, फैमिली का माहौल
और फिर स्कूल, और फिर हम सारा ये डिस्कस करते हैं। पहला टूर जो था जी। वो किस कंट्री का था, और वीजा प्रोसेस जब हो रहा था किस तरह की तैयारी थी, हाँ। और एक प्रेशर था कि पहली दफा बाहर जा रही हैं, परफॉर्म करना है, हाँ। वो जरा बताएं। मैंने जो बहुत छोटी उम्र में, आप सब लोगों को ही पता, आप सब लोगों के सामने ही हम, मेरा ख्याल है तकरीबन जितने भी मेरे फील्ड के लोग हैं सब इकट्ठे ही जो हैं, साल 2-2 साल के गैप से सब हम लोग एक ही गो में आए हैं। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में जो है 11-12 साल की एज में, जैसे कि मैंने गाना जो है वो गाया। मैं 7वीं में पढ़ती थी जब मैंने अपना गाना जो है वो स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो मेरा टूर था वो नॉर्वे का था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो गई थी वो नॉर्वे में गई थी। और तब नवाज शरीफ साहब थे, तो उनका एक डेलीगेशन गया था वहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पे गए थे, तो कुछ सिंगर्स को भी वो साथ लेके गए थे। तो मैं उन्हीं के साथ ही सबसे पहला मेरा टूर था। और तब मेरा वर्क वीज़ा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि विजिट वीज़े के ऊपर जाके आप काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर उसका हल ये निकाला कि मेरी जो एज है उसको, तब तो मैनुअली बनते थे पासपोर्ट भी और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर एज बढ़ा के 18 साल से ज़्यादा करके, तो फिर उसके लिए वो निकाला, वर्क परमिट निकाला, और उसके साथ उसको मतलब मर्ज करके तो हम लोग जो हैं वो शो करने के लिए गए। और मेरा जो बचपन है वो बहुत ही एक, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, वालिद भी अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, वो भी मजालिस ही पढ़ते थे। तो इस तरह मैं पीटीवी में आई और मैंने गाना गाया, सदा हूँ अपने प्यार की। अम्मी के साथ वैसे मैं मजलिस पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो गाना गाया और वो गाना रातों रात हिट हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह हिट हो जाऊँगी, या ऐसे जो है वो मेरे करियर का आगाज़ हो जाएगा। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये तो कवर सॉन्ग था ना? हाँ और जी। आपके गाने के बाद जो है ना, उसके बाद सुनने वाले जो थे उनको यही लगा हमेशा कि वो आपका गाना है, जी। सदा हूं अपने प्यार की। हाँ जी। उससे पहले तो मैडम ने शायद वो गाया था। जी, बिल्कुल, मैडम जी हमारे लिए, मेरे लिए मेरी रूहानी उस्ताद हैं, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और उनके गाने से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और मेरे लिए तो वो जो हैं मेरी उस्ताद हैं। तो मैं मैडम जी को बहुत पसंद करती हूँ। और उसके बाद मेरे अपने गाने जो हैं, मैंने जैसे उसके बाद गाया ओ पिछले पहर रात के जा नींद से कह दे, फिर मैं आरज़ूए जान लिखूँ या जाने आरज़ू, और मैं फुल ते माही फुलेरा वे, और उसके बाद पिया रे चूड़ी कच दी, गल सुन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, बस वे ढोला आके सपनों में मेरे, मतलब इस तरह करके माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने रीमिक्स गाना कोई भी नहीं गाया, मैंने किसी के गाना कोई नहीं गाया, मैंने सिर्फ अपने ही गाने गाए। कवर सॉन्ग सिर्फ एक सिर्फ मैंने कवर सॉन्ग किया, और उसके बाद सारे गाने जो हैं वो मैंने मेरे अपने गाने। मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा से मुलाकात कभी हुई? हाँ जी, हुई उनसे मुलाकात। किस तरह की मुलाकातें, कोई शेयर नहीं, करें? मेरी सिर्फ एक ही दफ़ा मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। मेरी मुलाकात जो उनके साथ हुई वो खान साहब नुसरत साहब के घर पे हुई। तो तब मैडम जी, तब मैंने ये गाना गाया था सदा हूँ अपने प्यार की। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बच्ची है जिसने गाना जो है वो आपका गाया है। तो मैंने फिर वो गाना गाया भी। ताहिर सरवर मीर साहब भी उधर थे, बहुत सारे हमारे शोबिज़ के रिपोर्टर भी उधर थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब की शागिर्द बनूं। तो मैडम जी ने कहा कि सुनाओ मुझे गाना। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया बहुत डरते डरते। तो मैडम जी ने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैडम जी मैंने तो खान साहब की शागिर्द होना। तो उनको एकदम गुस्सा आ गया। तो कहती हैं कि अगर तू ओदे शागिर्द बनना ना तो मेरे गाने ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਫੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ अक्ल नहीं सी ना, पता ही नहीं सी। तो फिर खान साहब ने मुझे कहा कि बात सुनो। तो ऐसे मैंने कहा खान साहब मैंने तो आपकी शागिर्द बना था। तो मैडम जी ने बहुत गुस्से से मुझे ये बात कही है कि फिर अगर उनकी शागिर्द बनना है तो फिर उनके ही गाने गाओ, मेरे गाने नहीं गाना। तो अब मैं क्या करूं? कहते चलो तुम ऐसा करो, तुम शागिर्द उनकी बन जाओ, लेकिन सीख तुम मुझसे लेना। अच्छा, वाह। हाँ,
तो ये नुसरत फतेह अली खान साहब की ये बात खान साहब ने अच्छा। मुझे कहा कि भाई अगर तुमने मेरी शागिर्द बनना है या मुझे पसंद करती हो तो ठीक है, तुम मेरी शागिर्द बन जाओ, लेकिन उनकी शागिर्द बन जाओ, लेकिन सीख मुझसे लेना। हाँ, तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं दोनों फनकारों से मिली हूँ और दोनों से ही मैंने मतलब फिर शागिर्दी बाज़ाब्ता हुई? नहीं बाज़ाब्ता या बस नहीं, उन्होंने नहीं उनकी डेथ हो गई। फिर खान साहब की डेथ हो गई, उसके फौरन बाद खान साहब की डेथ हो गई। अचानक ही हमें पता चला कि खान साहब की डेथ हो गई, और उसके बाद मैडम जी की भी मेरा ख्याल है थोड़े अरसे बाद उनकी भी फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जो हैं जी, उनसे पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? तो फिर उनके साथ जब कुछ उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, सेशन होते थे, किस तरह की एक गैदरिंग होती थी, कैसे टाइम गुजरता था, कैसे सीखती थी, कैसे पिक करती थी, और कब से आप नुसरत फतेह अली खान की फैन थी? मैं तो बचपन से ही उनकी फ़ैन थी, क्योंकि उनकी कवालियाँ जो हैं वो हम लोग सुना करते थे। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, तो बचपन में ही हम मैडम जी के घर पे भी मजलिस पढ़ने के लिए जाया करते थे, खान साहब के घर भी जाया करते थे, और बहुत से सिंगर्स जो हैं, बहुत से एक्टर जो हैं, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, अम्मी ही उनके घरों में मजलिस पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो खान साहब से तो बचपन से ही एक रूहानी मोहब्बत थी, क्योंकि हम उन्हें बहुत पसंद भी करते थे कि खान साहब की कवालियाँ, लय, सुर जो है वो बहुत मुझे भी पसंद था, हमारी फैमिली को भी पसंद था। तो सबसे पहली मुलाकात तो मजलिस में ही उनके साथ हुई थी, मिलाद था उनकी तरफ। अच्छा। तो हम लोग मिलाद पढ़ने गए थे, तो खान साहब को मैंने तब देखा था, और फिर उन्होंने बहुत अम्मी को बहुत वो एडमायर कर रहे थे कि बहुत अच्छा अम्मी पढ़ती हैं, क्योंकि अम्मी भी आपको पता है कि क्या बहुत बात? माशाल्लाह अपनी फील्ड में उनका बहुत नाम है और वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो वहाँ से खान साहब भी और मैडम जी के घर भी, जब इनका लिबर्टी की नुक्कड़ पे जब घर था, तो वहाँ भी हम 2-3 दफ़ा उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन तब मैं सिंगर नहीं थी। तो तब तो एज़ फ़ैन ही हम उन्हें देखते थे, तो ऐसे उनसे मुलाकात हुई। जब आपका डेब्यू हो गया हुँ, और ये एक इत्तेफाक हो गया, सदा हूँ अपने प्यार की, और वो हाँ जी। सुपर हिट, और हुँ, एक सब तरफ वो मेरा अरशद हो गई। उस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, जी, बहुत ज़्यादा सिंगर्स थीं जी, फ़ील्ड में। हाँ जी। तो उस दौर में कभी ये एहसास हुआ कि आपको मलका तरन्नुम नूरजहाँ जैसी जो शख्सियत है, उन्होंने आपसे प्यार किया और उन्होंने कहा कि तू मेरी शागिर्द होना है? हाँ, ये तो एक बड़ी एज़ाज़ की बात है, बिल्कुल ये मेरे लिए ठीक बहुत है? बड़े और ये उनकी एज़ाज़ की बात मोहब्बत है और उनकी ग्रेटनेस है। आज जी, उनके बाद भी हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं एक ख़ाम-ख़ा के चैलेंजेस भी फ़ेस करने पड़े शुरू में, कि कोई रुकावटें, कोई इश्यूज़ इस तरह के, कहीं आपकी कोई गाना आपको मिल चुका है, वहाँ उसको जो है ना काटने की हुँ। कोशिश, इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा? इस तरह की सूरत-ए-हाल अभी तक मुझे फ़ेस करना पड़ती है। ये नहीं कि वो शुरू-शुरू का दौर था तो इसलिए फ़ेस करना पड़ी। अभी भी बहुत करना पड़ती हैं, और तब भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ी थी। मुझे आज भी याद है कि 1-2 सिंगर्स थी जो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा। तो बहुत नामवर सिंगर हैं वो। लेकिन वो हमेशा मैंने वैसे उनका फ़ील किया है कि वो हर किसी से ही जेलस हो जाती हैं। हुँ। तो मैं भी जब नई-नई फ़ील्ड में आई थी, तो वाक़या मैं सुनाती हूँ आपको कि मैं जब ये गाना कर रही थी, पिया रे तुम थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। तो हम लोग स्टूडियो में थे, हसन रिज़वी साहब भी वहाँ पे थे। तो एक किसी का मुझे फ़ोन आया, और मुझे आके उन्होंने कहा स्टूडियो वालों ने कि आपकी कोई कॉल आई है। तो मैंने कहा मेरी कॉल स्टूडियो में? हाँ जी, आपको कोई बुला रहा है। मैंने कहा मुझे किसने बुलाना है, और मेरा किसको पता है कि मैं स्टूडियो आई हूँ? नहीं वो आपको बुला रहे हैं। मैंने जाके फ़ोन सुना, तो आगे से कोई बंदा था, तो उसने मुझसे कहा कि गाना छोड़ दो ना, तो अगर तुमने नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने आगे से मैं रोती हुई वापस आई, तो हसन रिज़वी साहब कहते हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे-ऐसे कोई बंदा था, मुझे गालियाँ दे रहा था बहुत, और कह रहा था कि गाना छोड़ दो। तो मुझे तो नहीं पता वो कौन है। कहते अच्छा अब अगर आए तो तुम मुझे देना। तो मैंने दोबारा जब फिर थोड़ी देर बाद कॉल आई, तो उन्होंने कहा जी, फिर वो बंदे ने आकर कहा आपकी कॉल आई है। तो मैंने हसन साहब से कहा, मैंने कहा हसन साहब अब फिर कॉल आई है। उन्होंने कहा अब तुम नहीं सुनो, मैं सुनता हूँ। उन्होंने फिर आगे से हसन साहब ने कहा कि मैं आईजी बोल रहा हूँ, और तुम कौन हो, और तुम्हारी ऐसे करके हुई है कि तुम ऐसे गालियाँ दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो फिर फ़ोन बंद हो गया, तो मैं आके रिकॉर्डिंग करने लगी।
थोड़ी देर बाद मेरी वालदा का कॉल आया और बड़े भाई का मुझे कॉल आया कि जी इस तरह तुमने फलां सिंगर के भाई को जो है फलां सिंगर को गालियां दी हैं, फीमेल सिंगर थी। तो मैंने कहा मैंने गालियां दी हैं? मैंने कहा मैंने तो गालियां नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो उनका फ़ोन आया है कि हुमैरा ने हमें गालियां दी हैं, हमें ये कहा है, हमें वो कहा है। मैंने कहा अम्मी मैंने किसी से बात ही नहीं की। तो मुझे तो पता नहीं किसी बंदे का कॉल आ रहा था और वो मुझे बहुत गालियां दे रहा था और बहुत कह रहा था कि गाना छोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो मैंने कहा मैंने तो किसी को गालियां नहीं दी। बाद में वो पता चला कि हमारी बहुत एक मशहूर मतलब है सिंगर, हमसे तो वो बहुत सीनियर है, लेकिन उन्होंने ये सारा जो था वो उनका किया धरा था। और बहुत सारी सिंगर्स जो हैं वो हमारे फील्ड में जो है वो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो हमारी सीनियर सिंगर हैं या हमारे जूनियर, तो मैं नहीं कह सकती कि जूनियर ने अभी तक कोई ऐसी हरकत की है, लेकिन जो हमारी सीनियर्स हैं जो पहले से ऑलरेडी फील्ड में हैं, जिनका नाम है, मकाम है, वो इस तरह की जो हरकतें हैं, मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ये नहीं कि बड़ी आसानी से हम लोग, वो तो अल्लाह की मेहरबानी थी, खुदा की और माँ बाप की दुआ से हम लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। लेकिन अदरवाइज़ इस फील्ड में बहुत से लोग होते हैं, जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो बहुत से लोग आपकी टांगें खींचने वाले होते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, जब ये फैसला हो गया कि वो तो परमिशन थी कि वालदा के साथ जाना है, मिलाद भी पढ़ हाँ। लेना है, मजलिस में भी पढ़ लेना है, कभी अकेले भी पढ़ लेती होंगी, हुँ, लेकिन अब जो है गाना हिट हो गया, हुँ, अब आना है प्रॉपर शोबिज़ की फील्ड में। हाँ, तो ये अब फैसला करना है आपने। तो वालदा की कितनी सपोर्ट रही और अरशद साहब की कितनी सपोर्ट रही? जी, या दोनों में से किसी स्टेज पे शुरू में किसी ने कहा कि नहीं पुत्र है, काम नहीं करना? हाँ, और अरशद साहब तो लिखते भी थे ना? हाँ जी, उन्होंने शायर भी थे, हाँ जी। उन्होंने उनकी कौन-कौन सी चीज़ें आपने गाई हैं? मैंने वस वे ढोला तू अखियाँ दे कोल कोल और ना कोई जाड़ ना पहचान। कमाल है। हुँ। तो वो दोनों में ज़्यादा सपोर्टिव कौन था? या शुरू में किसने कहा कि ज़रा सोच समझ ले पुत्र, करना है कि नहीं करना? अच्छा, वैसे तो अम्मी ने भी यही कहा, अब्बू ने भी यही कहा। अब्बू तो खैर बिल्कुल भी नहीं शोबिज़ को पसंद करते थे और बिल्कुल भी उनका जो है वो मायने, मेरे हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा सख्त थे, उनकी अब्बू की तबीयत इतनी सख्त थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब आमीन। फरमाए। तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो अम्मी की तरफ से था, पहले अम्मी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे थी कि रहने दो, हम लोग इस मतलब नहीं है फील्ड के, नहीं निकले कभी, ना इतना पता है चीज़ों का। तो अब्बू भी इतना नाराज़ हुए कि घर छोड़ के चले गए वो। हुँ। और फिर कई रिश्तेदार भी हमारे जो थे, उन्होंने भी मिलना-जुलना छोड़ दिया कि जी जहाँ पे ये होंगे शादी में हम नहीं होंगे, जहाँ पे ये फौतगी में होंगे हम नहीं होंगे। ऐसे वो नाराज़गियाँ, और बात सिर्फ़ मेरे गाने की थी कि मैंने गाना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे फ़ेस करना पड़ी। लेकिन फिर मैंने अपनी अम्मी और अब्बू दोनों को कहा कि आप मतलब मेरा प्रॉमिस है आप दोनों से कि मैं ऐसी कोई हरकत कभी भी नहीं करूँगी, ये मेरा शौक़ है। और फिर हमारे जो मुर्शद थे उनको मैंने कहलवाया, अब्बू के जो मुर्शद थे, कि अब्बू से वो कहें कि मतलब मुझे गाने की इजाज़त दें कि मैं कभी नहीं ऐसी कोई हरकत करूँगी कि जिसमें उनका सर जो है वो शर्मिंदगी उनको फ़ील हो या उनका सर झुके या कहीं भी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। हुँ। तो फिर अब्बू भी थोड़ा-सा हो गए, लेकिन नाराज़गी थी काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदारों की तरफ से, सबकी तरफ से नाराज़गी मुझे बहुत फ़ेस करनी पड़ी। और जब अल्लाह ताला ने नाम दे दिया और सुपर हिट हो गई, हुँ, वही रिश्तेदार फिर वापस आना भी शुरू हो गए। बिल्कुल। यानी कि बस डेवो में जा रहे हैं ते चूड़ी कच दी लगी है, तो रिश्तेदार कह रहे हैं बस रोक, मैं थले उतरना, मेरा दा गाना लगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। ऐसे। ये गाने सब सुन रहे थे आपके, हाँ, ये गाने सुन रहे थे आपके, हाँ, महज़ूज़ हो रहे थे। हाँ। एक जेलसी का आंसर हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो फिर सब वापस आए ना, बिल्कुल सारे सब वापस आए, अच्छा, सब वापस भी आए बल्कि और बताते रहे कि हमारा ये रिश्ता है हमारा। हाँ, और फिर सारे जो हैं वो मेरी बहुत सारी जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कज़न्स हैं, उन सब ने भी गाना शुरू कर दिया। हाँ, तो बहुत से जो हैं, और उनका तारुफ भी आज भी उनका तारुफ मैं ही वो हूँ मेरा रिश्ता ही। कि उन्होंने सबसे पहले जो है, अभी मुझे ये पिछले हफ्ते ही कोई मेरे कोई हैं, वो कज़न भी नहीं है मेरे, तो वो अमेरिका में है, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी आपके भाई आए हुए हैं, हम उनके शो पे जा रहे हैं। मैंने कहा हैं मेरे भाई तो यहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा मेरा भाई है।
अच्छा, फिर मैंने सर्च किया कि कौन बंदा जो है वो मेरा तारुफ करवा के वहाँ पे शो ले रहा है, कि वो मेरा अरशद का भाई बुलाया हुआ है हमने। तो बाद में मुझे पता चला कि वो हमारे कोई जानने वाले थे, तो वो गए में, तो वो भी लोगों को यही बता रहे हैं कि वो मेरे जो हैं वो भाई हैं छोटे। तो इस तरह फिर वो सिलसिला जो है, कई मेरी कजन्स ने भी गाना शुरू कर दिया, कोई इधर से गाने के लिए उठ गया, कोई उधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया। वो ऐसे लगा जैसे सारों का जो था ना, वो एकदम से शौक जो है वो सारा कुछ खत्म हो गया और सब जो है वो गाने के लिए रेडी हो गए। एक अरशद अर्शी घराना, अरशद अर्शी, हाँ, वो घराना पूरा अब वो बन गया। अरशद नहीं भी जिसके बाप का नाम हाँ, उसने भी साथ लगा लिया, अरशद ही लगाया हुआ। हाँ, अपने पैसों से जो है वालदा के लिए, वालिद के लिए सबसे पहले कौन सी शॉपिंग की, खास तौर पे गैर मुल्की टूर में, हाँ, और फिर इनको कभी बाहर लेके गई, हाँ। ये जरा शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, वालदैन को तो अभी बाहर नहीं लेके गई, क्योंकि वालिद साहब की तो डेथ हो गई, थोड़े अरसे बाद ही वालिद साहब की डेथ हो गई। और वालदा जो है वो उनका वीज़ा लगा और उसके बाद मैं भी बहुत कम जो है वो बाहर गई। तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, कुछ उन अम्मी का बाजू टूट गया, वो इस तरह के मसले मसाइल रहे कि मैं फिर उनको बाहर नहीं लेके जा सकी। अभी भी चाहती हूँ मैं उन्हें कि अम्मी को ज़रा बाहर लेके जाऊँ, लेकिन जाहिर है उनकी एज हो गई, फिर उनके काफ़ी मसले मसाइल थे। उनके लिए की? शॉपिंग मैंने अम्मी के लिए सबसे पहले राडो खरीदी थी, और वो भी मैं दुबई गई थी जब, तो वहाँ से ली थी, और अब्बू के लिए भी, दोनों के लिए मैंने यही खरीदी थी। फिर वहाँ से परफ्यूम्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है अम्मी के लिए वो खरीदी, और अब्बू के लिए जो एक मतलब जैसे कपड़ा और रुमाल और समथिंग जो भी कुछ होता है। अच्छा, तो अब तैयारी हो रही है, हाँ, पैकिंगें हो रही हैं, हाँ, घर का माहौल जो है ना, और तो शुरू में कितना मुश्किल था, खास तौर पे अम्मी के लिए और अब्बू के लिए, कि अब आप जा रही हैं, हाँ, टूर पे जा रही हैं, हाँ, फिर वहां से राब्ता रहता था, फोन पे डेली बात करती थी? हाँ जी। मैं बड़े भाई मेरे अब्बास भाई, गुलाम अब्बास मेरे मैनेजर भी होते थे, और साथ में वही मेरे साथ जाया करते थे। तो हर वक्त राब्ता जो है वो घर वालों के साथ होता था, और अम्मी भी मेरे यहाँ पाकिस्तान में अम्मी भी मेरे साथ जाया करती थी, भाई भी साथ जाया करता था। तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अम्मी और भाई बड़ा साथ होता था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, तो वो कभी एक्टिंग की ऑफर नहीं हुई कि हीरोइन आ जाए फिल्म में, तो ड्रामे का लीड रोल कर लें? कभी ऑफर नहीं हुई एक्टिंग? वैसे चूंकि मैं आपको जितना जानता हूँ, एक्टर आप बहुत बड़ी हैं और जो कॉमेडी आप करती हैं और जो आपका स्टाइल है वो कमाल है। तो कभी कभी किया नहीं, ख्याल नहीं आया कभी? नहीं, ऑफर्स तो बहुत हुई, फिल्मों की भी ऑफर हुई, ड्रामों अच्छा, की भी ऑफर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि बंदा एक ही काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बस सिंगिंग में ही लगी रही हूँ, कोई मैंने नहीं की। तो काफी लोगों ने किया ना, मैडम ने भी, हाँ, उन्होंने प्लेबैक भी किया, उन्होंने फिल्म भी की, हम्म, एक्टिंग भी की, हम्म, और प्लेबैक सॉन्ग्स तो गाए आपने काफी। हाँ जी, मैंने काफ़ी गाए। कोई गाने शेयर करें हमारे साथ, कौन कौन से? अब तो मुझे फिल्मों के नाम भी भूले हुए हैं, अच्छा, लेकिन काफ़ी सारी फिल्में हैं, कोई 15-20 फिल्में हैं जिनमें मैंने गाने गाए हैं। अभी मैंने अल्ताफ साहब की फिल्म का भी गाया था, फिर टिच बटन एक फिल्म थी उसका भी गाया था, फिर एक पता नहीं क्या फिल्म का नाम था, अ, मुझे तो नाम नहीं पता, वो कोई जिसमें सखावत नाज और कॉमेडियंस की कोई फिल्म थी, उसके लिए भी मैंने गाया था, और पीछे भी बहुत सारी फिल्में, मेहंदी वाले हाथ, और पता नहीं काफ़ी सारी फिल्में थी जिनके मैंने गाने गाए हैं। कभी ड्यूट खान साहब के साथ खास तौर पे हुँ। बना नहीं मौका कि कोई ड्यूट उनके साथ किया जाए? नहीं, बस वही मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, जब मैं उनसे मिली हूँ, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो इतने मेरा ड्यूट नहीं है, लेकिन उनकी कंपोज़िशन मैंने जैसे पियारे पियारे गाया, और एक उन्होंने एल्बम किया था, तो वो था मसाइल अपनी आँखों के बड़े हैं। एक उन्होंने खान साहब ने किया था जिसमें सारे सिंगर्स थे, तो उसमें मैंने भी उनकी कंपोज़िशन गाई थी, लेकिन ड्यूट नहीं गाया। अच्छा, आप वाली जो लॉट है ना, हुँ। जो अब तो आप वाली जो लॉट है उनको सीनियर हम कह सकते हाँ हैं। जी। तो उसके बाद उस तरह से फीमेल टैलेंट भी, इवन मेल टैलेंट भी उस तरह से जो एक तसलसल को कायम रख सके, अगर कोई आया भी है तो बिल्कुल एक पानी के बुलबुले की तरह एक आध सॉन्ग आया, उसके बाद बिल्कुल गायब, कोई पता नहीं आता नहीं। तो ये जो एक तसलसल और एक जो है ना एक उस तरह का ठहराव कैरियर में
हाँ जी। वो उसके बाद नहीं आया। उसकी आप क्या वजह महसूस करती हैं? हालाँकि आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आप बात कर रही थी, हाँ जी। कि अब तो किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है, अब तो हाँ, 2 मिनट बिल्कुल। में जो है वो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे चीज़ डालते हैं तो वो सुपर हिट हो जाती है। आपके दौर में चैनल्स सारे थे, मगर ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हाँ जी। वो ये सब तो नहीं था। हाँ, मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने अपनी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी आँखों से इन 22-23 सालों में मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, हुँ, जाते हुए देखा। क्विकली वो यूँ आए हैं कि बस आसमान को छू लिया और फिर वो उसी स्पीड से जो है वो वापस भी चले गए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब आपको प्लेट में रखी कोई चीज़ मिल जाती है ना, उसकी आपको कदर नहीं होती, क्योंकि आपने एफ़र्ट नहीं की। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी और अब आपने समझा कि शायद सारी ज़िंदगी ये कायम रहेगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह इज़्ज़त दे देता है, उसको फिर सँभालना पड़ता है। अपनी मेहनत से, अपने इख़लाक़ से, अपनी चीज़ों से, जो आपको आगे जो आपकी स्टेबिलिटी होती है अपने करियर में, वो सिर्फ़ आपके ठहराव से होती है और आपकी यकसुई से होती है कि आपने एक चीज़ जो है वो करनी है। तो हमारे जो सिंगर्स हैं, जो नए सिंगर्स हैं, वो अच्छा गाते हैं लेकिन उनके तुक्के चलते हैं। हुँ, जिनके तुक्के चलते हैं ना, वो फिर एक गाने की ही मोहताज वो लोग होते हैं। मैंने ऐसे भी सिंगर्स देखे हैं कि जो फीमेल सिंगर भी ऐसी देखी हैं कि हिट हो गई हैं और शो पे आई हैं, 4 गार्ड आगे हैं, 4 पीछे हैं, स्टेज तक छोड़ने जा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और वो स्टेज पे गए हैं, तो जाते ही उन्होंने अपना जो हिट गाना था वो गाया पहला, लोगों ने बड़ा पसंद किया, दूसरा गाना फिर वही, तीसरा फिर वही, चौथा फिर वही, पांचवा फिर वही और एंट्री खत्म हो गई। हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे आप ज़िंदगी में कोई भी काम सीख लें, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप सिर्फ़ तुक्के से ही हर काम कर लेंगे, तो वो कभी भी उसमें बरकत नहीं पड़ेगी। आज भी वही लोग हिट हैं, आज भी वही लोग कायम हैं, जिन्होंने अपने करियर को टाइम दिया है, जिन्होंने अपनी मेहनत को टाइम दिया है, अपने काम को काम समझा है कि नहीं ये हमारा काम है, उन्होंने मोहब्बत किया, आज भी वो चल रहे हैं। और जो नए लोग हैं वो जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से चले भी जाते हैं। लोग जो हैं वो उनको पसंद करते हैं। उनके गाने भी आप देखें महीना भर वो गाना अच्छा लगता है, महीने बाद वो गाना जो है उसकी जगह कोई और गाना आ जाता है। लेकिन पुराने गाने लोग पकड़-पकड़ के रीमिक्स कर रहे हैं। 100-100 साल के गाने पता नहीं किस-किस ने रीमिक्स किए हैं, सब हिट है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएँगी ना, जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे। अगर मिल गई इज़्ज़त तो रुकें ज़रा, आप ठहरें कि कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई, आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, हर एक की इज़्ज़त जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप खुद ही समझे कि नहीं मैं ही सारा कुछ हूँ, तो फिर ऐसे तो नहीं होता। जैसा म्यूज़िक हुमैरा जी आज से 10 साल, 15 साल पहले बन रहा था जी। और कंसेक्टिव हिट्स आते थे। हुँ, कभी आपका गाना एक आ हुँ, गया, एक किसी दूसरे सिंगर का आ गया, किसी मेल सिंगर का, कोई ना कोई गाना मार्केट में रहता था। रहता था। वो चूड़ी कचरी आ गई, उधर बिल्लो आ गया, उधर ओ कहंदी ए सैयां आ गया, तो कोई हुँ। ना कोई गाना ना अब थोड़ा-सा ना कान तरस जाते हैं कि कोई हिट चीज़ आ जाए। म्यूज़िक उस तरह का नहीं बन रहा, गाना लिखा उस तरह का नहीं जा रहा या उस तरह से मेहनत नहीं की जा रही, शॉर्टकट इख्तियार किया जा रहा है। क्या आप क्या समझती हैं? मुझे तो यकीन करें नईम साहब, मुझे तो अभी तक खुद पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हुँ, ये बड़े सिंगर्स के गाने ना आने का एक क्या वजूहात है? वजूहात ये हैं कि वो इतना पैसा भी लगा रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने काम छोड़ दिया था या मैंने कोई काम छोड़ा या हम काम नहीं कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, गाने भी आ रहे थे, लेकिन उस तरह हिट नहीं हो रहे थे। हिट क्यों नहीं हो रहे थे? हिट इसलिए हो नहीं हो रहे कि एक बंदे ने परफेक्ट गाना गाया और उसने पैसे भी लगाए हैं, उसने सब कुछ किया। अब वो लेके रिलीज़िंग कंपनीज़ बंद हो गईं। अब वो लेके गाने फिर रहे हैं कि रिलीज़ कहाँ से करें? अब रिलीज़ हो रहा है तो उतनी देर में एक किसी चवल से बंदे ने चवल सा गाना जो है वो गा दिया और उसका गाना वहीं दब गया। और एक जो आजकल एक स्ट्रेटजी है लोगों की कि बुरा काम करोगे तो हिट होगे, हुँ, अच्छा काम करोगे तो कुछ भी नहीं है। हुँ, तो एक नेगेटिविटी जब से हमारी लाइफ में आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, जितने हम नेगेटिव माइंड हो गए हैं, इवन देन हम इतने नेगेटिव माइंड हो गए हैं कि कोई धमाका भी हो ना तो उसमें अगर 1-2 बंदे मरे तो हम उसको सीरियस ही नहीं लेते। जब तक कि 50 बंदे, हुँ। 100 बंदे, 20 बंदे ना मिज़ाज इस हो, तरह का बन गया। मिज़ाज इस तरह का बन गया कि जब तक ना हो तब तक हम लोग कुछ सही बात है। नहीं करते। तो हमारी फील्ड में भी यही है कि जितना आप फ़िज़ूल काम करेंगे,
एक बंदा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बंदे ने प्रॉपर काम किया, उसका हिट नहीं हो रहा है, एक बंदा पीढ़ी पे बैठा हुआ है, खेतों में बैठा हुआ है और हाथ में उसके वो परात है और वो उसने ऐसे करके गाया है, तो वो उसके व्यूज जो है वो ज्यादा हो गए हैं। और वो जो बंदा जिसने प्रॉपर स्टूडियो वो गया है, शायर बुलाया है या प्रॉपर जिसने काम किया, उसका नहीं हिट हो रहा। वो जो बैठा हुआ है कोई फट्टी पे या खेत के अंदर या किसी गंदी सी जगह पे, वो क्या कहते हैं, भैंसों के तबेले में खड़ा होकर वो डांस कर रहा है या गाना गा रहा है, उसके व्यूज ज्यादा है। तो एक सोशल मीडिया ने भी अच्छे काम को जो है वो बहुत पीछे किया। सोशल मीडिया की वजह से अच्छा काम जो है वो बहुत पीछे चला गया। रियाज करती हैं आप भी, प्रैक्टिस जी, करती मैं हैं? रियाज करती हूँ। कितने घंटे? नहीं, मैं इतने घंटे नहीं करती, मैं 35 मिनट 40 मिनट बस इतना। शुरू से लेके अब तक हम्म। करियर के हर दौर में मैक्सिमम कितनी देर दिन दिन में रियाज किया आपने? मैंने मैक्सिमम। मैंने इतना ही किया, मैंने को बहुत ज्यादा नहीं किया, मैंने इतना ही किया, क्योंकि ज्यादा रियाज की जरूरत मुझे लगता है उन लोगों को होती है जो कभी कभी जिन्होंने करना है। जैसे कि महीने में एक दफा कर लिया या 3 महीने 4 महीने, तो फिर उनको तो 3-4 घंटे ही लगाना। जब आप कंटिन्यूसली आधा घंटा भी अगर आप एक महीने में करते हैं तो वो 30-30 मिनट को आप 30 डेज के मिलाएं तो फिर आपके काफी ज्यादा घंटे जो हैं वो बन जाते हैं रियाज के। तो रियाज करते ही तो आज तक चल रहे हैं। अगर हम रियाज ना कर रहे होते, अपने काम को सीरियस हमने ना लिया होता, तो आज हम भी घर में बैठे होते। अब कोई माफी नहीं है किसी की भी कि कोई ये समझे कि कोई एक गाना गाएगा और वो हिट हो जाएगा तो बस सारी जिंदगी लोग उसके दीवाने रहेंगे। नहीं, आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने गाने पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम को देखना पड़ेगा, सब चीजों को, और माहौल को भी देखना पड़ेगा कि लोग किस तरह के लिसनर हैं, उनको क्या चाहिए। जब तक हम ये चीज नहीं देखेंगे ना कि लोगों को चाहिए क्या, तो तब तक कोई बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। जब जब कोई फुर्सत मिलती है बीच हम्म। में, कोई गैर मुल्की टूर मुकम्मल हो गया, वापस आ हम्म। गई हैं, इधर वो कराची का इवेंट है, इस्लामाबाद का, बीच में कोई गैप आया है, हाँ जी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, कभी वीक का, तो फारग टाइम जो है वो कैसे गुजारती हैं? और आप की पसंदीदा एक्टिविटी क्या है जिससे आप बड़ी सेटिस्फाई रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं? मेरी पसंदीदा एक्टिविटीज पहले तो तन्हाई है, कि मैं तन्हा रहूं और उसी के अंदर अपनी एक्टिविटीज करूं। अपनी एक्टिविटीज क्या करती हूँ कि मैं जनरल नॉलेज लेती हूँ हर चीज के बारे में, दुनियादारी के बारे में। मतलब बहुत मैं बुद्धू थी, तो अपने आप को थोड़ा करने के लिए मैं बहुत से क्राइम के जो प्रोग्राम है वो थोड़ा देखती हूँ, अच्छा। ताकि मैं मेंटली शार्प हूँ, ताकि मुझे लोगों की होशियारियां चालाकियां समझ में आए कि किस तरह लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं, कैसे आप जो है लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, फिर कौन बंदा बीच में से निकलता है, कैसे ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है, और किस तरह लोग, बाहर के जो लोग हैं वो आपको अपना बनाते हैं और किस तरह आपको फिर वो लूट लेते हैं, या जो भी क्राइम करते हैं कैसे वो अपने आप को जो है वो अपने आप की सेफ्टी के लिए जो है वो देखना है कि वो कहते हैं ना कि मकसद जो है वो दिखाना नहीं है, बताना है। तो मैं अपने आप के लिए वो बताती हूँ, जनरल नॉलेज लेती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, वाइटामिन्स कौन से आए हैं, या इलाज मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो क्या है, बिटकॉइन क्या हो रही है, या क्या दुनिया में क्या चल क्या रहा है, हम कहाँ फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, और दुनिया जो है वो कितनी आगे निकल गई है। हम सिर्फ इसी चीज़ पे लगे हैं कि सुबह उठ गए, रोटी खा ली और फिर सो गए और फिर उठ गए और किसी से मिल लिया। हमारी ज़िंदगी जो है एक बेकार ज़िंदगी है जो हम लोग जी रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को बहुत काम करना चाहिए। बाहर के मुल्क के लोग इसीलिए कामयाब हैं कि सुबह 5 बजे सारी दुनिया वहाँ पे उठी होती है, और बूढ़े क्या, जवान क्या, हर कोई जो इंसान है, औरतें क्या, मर्द क्या, सब लोग जो हैं वो काम करने के लिए जाते हैं और शाम को वो अपने घर आते हैं, फिर हर काम अपना वो खुद करते हैं। अपने जो बाथरूम तक है वो खुद जो है वो साफ करते हैं। तो हम लोगों की ये जो गुर्बत है पाकिस्तान की, जो ये जिस तरह हमारा एक सिस्टम जो डेवलप है कि एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे जो हैं वो खाने वाले हैं, और जो खाने वाले हैं वो खाई जा रहे हैं और वो उस बंदे का कोई जो है वो नहीं। तो ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगी, तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 2-4 चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, एक सियासत में फंसे हुए हैं, मजहबी चीज़ों में फंसे हुए हैं, खाने पकाने की चीज़ों में फंसे हुए हैं, और हम लोग घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, बुग़्ज़ और इस तरह की चीज़ों में से जब तक हम नहीं निकलेंगे, और अल्लाह ताला ने
ज़रूर रिज़्क का वादा किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने हीले के साथ ही वसीला किया हुआ है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने ये है कि कोई बंदा बैठा हुआ है उसके मुँह में अल्लाह ताला ने हर चीज़ देनी है। नहीं, आप उठें, आप अपना भी ख़्याल करें, अपने बच्चों का करें, अपने घर का करें, अपने माशरे का करें। अगर हम सिर्फ़ अपने आप को ही हम लोग जो है वो बेहतर कर लें, तो मेरा ख़्याल है हमारा पूरा माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये क्राइम शोज़ जो आप देखती हैं, ये उनका कमाल है कि आप शो से पहले सीसीडी की तारीफ़ कर रही थी। और और आप कह रही थी ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो मरियम नवाज़ साहिबा ने बनाया पंजाब हाँ। हुकूमत ने, ये बड़ा अच्छा काम किया है। मेरी तरफ से तो थम्स अप है। ऐसे तमाम लोग जो हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अल्लाह ने हलाल रिस्क में ही जो है वो बरकत रखी हुई है। आप मेहनत करें, अगर आपके किस्मत में अल्लाह ताला ने ये सब कुछ लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा की भी तारीफ़ करूँगी और मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से क्राइम को दूर होना चाहिए और लोगों की जान और माल की हिफाजत जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा ये भी करें कि जो लोग उधार लेके नहीं वापस करते और आप जिसकी भी मदद करें तो वो लोग लेके जो हैं वो मुकर जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, अभी मैंने देखा था टिकटॉक के ऊपर के मरियम नवाज़ साहिबा ने बाहर के जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं उनके लिए यहाँ पे आसानी की है कि उनके अगर किसी ने पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं या उनके प्लॉटों पे कब्जा है या कुछ भी है तो वो छुड़वाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी करें जो यहाँ के लोगों को लूट के बाहर बैठे हुए हैं और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और वो फ्रॉड करके वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं या झूठे जो हैं प्रोटोकॉल्स भी बंद होने चाहिए। ऐसे लोगों के प्रोटोकॉल्स बंद होने चाहिए जिनका ना तो वो सियासतदान है, ना वो सेलिब्रिटीज़ हैं, ना वो कोई किसी और ही इदारे से हैं और वो कुछ भी नहीं है। एक बंदा गाँव में रहता है, उसका क्या काम है प्रोटोकॉल लेने का, एयरपोर्टों के ऊपर प्रोटोकॉल लेने का और लोगों को झूठी जो है वो अपनी शान दिखाने का। क्योंकि हमारे लोग बहुत सीधे-साधे से हैं। उनको नहीं समझ आती कि ये लोग जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं या वो तो देख रहे हैं कि एक बंदा है, हमारे बहुत से टिकटॉकरों ने भी ऐसे किया, झूठी चेनें पहनी हुई हैं या बहुत सी झूठी गाड़ियाँ लेके या बहुत, और लोग हमारे बेचारे इतने इनोसेंट है कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये बंदा वाक़ई में इतना ही अमीर है या यही इसकी शहाना जो है वो ज़िंदगी है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं उस पे भी सख्ती से जो है वो पाबंदी होनी चाहिए, खुसूसन प्रोटोकॉल पे कि किसी बंदे का अगर कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और वो क्यों प्रोटोकॉल ले रहा है एयरपोर्टों पे आके और लोगों को दिखा रहा है कि पुलिस के डाले उसके पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं या और भी जो चीज़ें हैं, तो वो सख्ती से जो है, मैं तो उनसे कहूँगी इस चीज़ की भी मैं कहती हूँ कि उन लोगों का ये बंद होना चाहिए। और जो लोग यहाँ से फ्रॉड करके बाहर के मुल्कों में चले गए हैं उसके लिए भी एक फोर्स बनाएं और उन तमाम लोगों की लिस्टें बनाएं जो यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल लेके झूठा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आसान हैं, लोग जो हैं वो हर चीज़ उनको जो प्लेट में रखी मिल जाती है। तो बाहर के मुल्कों में तो उन लोगों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उन लोगों का कोई कुछ नहीं है। तो वो जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे हमारे लोग जो हैं वो देखे ना कितने हम मुतासिर होते हैं और वो आके उनके साथ कितने बड़े फ्रॉड कर जाते हैं कि वो इस तरह की कंपनीज बनाते हैं कि वो ऑनलाइन कंपनीज बना दी, सोसाइटीज़ बना दी और इस तरह की चीज़ें बना दी जिसमें लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग लेके बाहर भाग जाते हैं और वो सामने ही फिर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ने के लिए कोई फोर्स बनानी चाहिए। आपका कहना है कि लूटने वाले ओवरसीज जो हैं हाँ। उनके लिए तो कर लिया है, हाँ। जो लूटने वाले ओवरसीज हैं उनके लिए भी पाकिस्तानी होना चाहिए। उनके लिए भी सदेबाब हो उनके कि लिए उनको भी होना लाया चाहिए। जाए वहां से, बिल्कुल लाया हथकड़ी जाए, मार के उनको और लोगों के हाँ। वो पैसे दिलवाए जाएं उनको उनके। पकड़ना चाहिए। और इस तरह के लोग जो हैं वो जो लूट लाट के वहां पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में या कहीं भी वो दुनिया के किसी भी मुल्क, यूरोप में बैठे हुए हैं, उनको जरूर पकड़ा जाए और उनकी लिस्टें भी तैयार करनी चाहिए इनको। और कुछ नहीं तो वो दूसरे मुल्क के लोगों को तो देनी चाहिए ताकि वहाँ की जो एम्बेसीज हैं उनको वो लिस्टें जरूर देनी चाहिए। तो चलो हमारे लोग तो नहीं बचे लेकिन बाहर के लोग तो बच जाए ना, हो सकता है कोई वो एकदम वहीं से ही कुछ उनके लिए हो जाए। कमाल है। ये हम सवाल अक्सर करते हैं कि आप सिंगर ना होती तो क्या होती, तो आपके बारे में तो मैं कहूँगा आप सिंगर ना होती तो आप कम से कम आईजी लेवल की पुलिस ऑफिसर होती ठीक है, और डंडा आपके हाथ में होता और आप क्राइम कंट्रोल कर रही होती। नहीं, क्राइम को कंट्रोल होना चाहिए। हर इंसान का हक है कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजारे और लोगों को लोगों की जिंदगियों में घुसने का जो है
वो भी ख़त्म होना चाहिए। देखें, हम बाहर जाते हैं तो वहाँ लोग जो हैं वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कोई उन्हें नहीं कहता कि तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या पहनना है, तुम किधर जा रहे हो, क्या है क्या नहीं। बेजा इंटरफेरेंस नहीं है। बेजा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी आपको दी है। किसी दूसरे का कोई हक नहीं है कि वो उसको सिखाए कि कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे नहीं। हमारे लोग पैदा तो होते हैं लेकिन ज़िंदगी जो है वो दूसरे लोगों की मर्जी से जीते हैं। बाहर के मुल्क में जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है वो अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजार रहा है। वो किसी की ज़िंदगी कोई कुछ नहीं कर रहा, ना वो मेहनत मजदूरियां कर रहा है अपने किसी को पालने के लिए। यहाँ पे लोग जो हैं वो जो पालने वाला होता है वो बेचारा ज़िंदगी में कहीं पीछे रह जाता है। जिनको वो पाल रहा होता है वो ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। जो बंदा सोच रहा होता है वो बीमार हो जाता है, जिसके लिए सोचा जाता है वो खुश होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन होना ये चाहिए कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक होना इख्तियार चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। खाने पीने की शौकीन है या मैं खाने पीने की शौकीन हूँ। क्या खाना पसंद है? मुझे देसी फूड अच्छा लगता कभी देसी फूड खुद बनाने की कोशिश की आप? है। मैं बिल्कुल कुकिंग करती खुद हैं? बिल्कुल कुकिंग आती है और मैं बहुत बनाती हूँ कौन खुद कौन सी से। डिश बना लेती हैं? मैं सारी डिशें बना लेती हूँ। अच्छा। पुलाव बना लेती हूँ, फिर पाए, ओजरी, निहारियाँ, करेले गोश्त, भिंडी, कीमा, ये वो जो भी कुछ है सब बना कमाल लेती है। किस दिन बनाती हैं? हूँ। रोज रोज बनाती हूँ। भूख लग गई है तो बस ठीक है फिर। सुन सुन के हाँ। आपसे। छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। हम्म, प्यार या शोहरत? शोहरत। क्लासिकल या पॉप? क्लासिकल। लाइव या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। तन्हाई या महफिल? तन्हाई। गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं अकेले? वैसे मुझे अच्छा लगता है वो, हाँ सबके ही मुझे गाने अच्छे लगते हैं, वही गुनगुनाती रहती हूँ। एवरग्रीन म्यूजिक, हाँ सब एवरग्रीन म्यूजिक देखें, वो हमारी सदी के जो हैं एक ऐसे अल्लाह के ब्लेस बंदे हैं कि आप नज़र उठा के देखें पूरी हमारे इंडिया पाकिस्तान कहीं भी आज भी जो लोग हैं ना वो खान साहब नुसरत साहब की ही चीज़ें गा के जो हैं वो रिस्क रोज़ी कमा रहे हैं। और कहाँ है बताएं, किस सिंगर के पास ये चीज़ है? वैसे तो सारे सिंगर्स हैं, ये नहीं कि वो पीछे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ फहरिस्त जिस शख्स का नाम है वो नुसरत फ़तेह अली खान है। तो देखें पूरी दुनिया के कवाल जो हैं, हमारे जो कवाल हैं, खान साहब ऐसे कवाल हुए हैं कि कवाल कवाल ही हो गए। वाह। मेरा ख्याल है मौसीकी जो है वो सारी जो है वो कवालों की तरफ आ गई। वो वाली चीज़ ही खत्म हो गई है कि जैसे पहले मतलब होती थी, तो अब कवाली 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 कवाली। खान साहब से कोई आपकी अजीजदारी रिश्तेदारी भी है? खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब से? नहीं नहीं, मेरी कोई अजीजदारी नहीं। अच्छा, वैसे फैसलाबाद में तो आपकी काफी रिलेटिव और फैमिली। मेरी काफ़ी रिश्तेदार हैं वहाँ पे, लेकिन खान साहब के साथ रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा, ये जो चंद नाम हैं, इनकी जो चीज आपको अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, हम वो नहीं करेंगे कि इसमें क्या कमी है। हम कहते हैं कि आपको अच्छी चीज क्या लगी। जैसे मायरा खान है। मायरा खान माशाल्लाह एक प्यारी बंदी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं वो। आतिफ असलम? आतिफ असलम भी हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को पहचान दी है और मुझे वो अच्छे लगते हैं। अच्छे तरीके से वो अपना करियर लेके चले हैं, एक प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर है, वो जैसे उनको लेके चलना चाहिए था तो वो वैसे ही लेके चले। ईमान अली? ईमान अली भी हमारी सुपर मॉडल हैं और आज भी वो माशाल्लाह उतनी खूबसूरत हैं। और मैं आप जिन भी लोगों के नाम ले रहे हैं या आगे लेंगे वो सब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। मुझे उनकी सब चीज़ें, ईमान अली भी मुझे बहुत पसंद है। फिल्में देखती हैं? फिल्में देखती हूँ, पाकिस्तानी? पाकिस्तानी भी देखती हूँ। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी रही आपकी पिछले कोई 5-7 साल में जो पाकिस्तानी आपने देखी? पाकिस्तानी मैंने कौन सी देखी थी? सिनेमा जाती हैं? सिनेमा कभी कभी गई हूँ, ज़्यादा नहीं गई। चुप करके वो लगा के मास्क? हाँ, ऐसे गई हूँ। हैं? हाँ जी, अच्छा, सिनेमा में मूवी देखना अच्छा लगता है। सिनेमा में हाँ मूवी देखना अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें ये है कि सेल्फी बनाने का भी आपको बहुत शौक मुझे सेल्फी बनाना बहुत अच्छी लगती है और मेरा ख्याल है सेल्फी का ट्रेंड यहाँ लाहौर में किसी को किसी को नहीं था। सेल्फी तो क्वीन। सेल्फी क्वीन सब हाँ। मुझे कहते थे कि ये सेल्फी क्वीन है। पता भी नहीं था किसी को कि सेल्फी भी बनती है।
अच्छा, ये कुछ जो है ना फरमाइशी मोहब्बतनामे और ये वो सवालात हैं, तो हम ये करते हैं कि कुछ हमें आप एक दो स्ताइयाँ हाँ जी मिस अपने फैंस के लिए कुछ आप। जी बिल्कुल, फैंस के लिए ही सारा कुछ है, उन्हीं के लिए सुनाते हैं। आ सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से देने आंसू, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। वाह, कमाल हो गया। थैंक यू। वे अज तेरा सेरा नवे हुलारे, वे राजमान बनया, राजमाणी वे शाला मौज माणी वे, राजमाणी वे शाला मौज माणी वे अज तेरा सेरा नवे हुलारे, वे राजमान बनया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े अरसे बाद मौका मिला आपके साथ डिस्कशन करने की, और ये इसी तरह की डिस्कशन थी जैसे हम वैसे भी बैठ के कर लेते बिल्कुल हैं करते हैं, बिल्कुल। ऑलवेज। और आप हमेशा जो है ना बड़ी एक तामीरी सोच आपकी, और आपने बहुत खूबसूरत बातें आज के शो में की। आपने ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब की जो एक्टिविटी है, हुकूमतों का जो एक रोल होना चाहिए ओवरसीज़ के हवाले से, आपने इतनी खूबसूरत मशवरे दिए मैं तो कहूँगा, और सीसीडी को आपने अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से अमन का क़याम जो है रफ्ता बिल्कुल रफ्ता होना चाहिए। मुमकिन हो रहा है, जो कि राइट है पाकिस्तानियों का और यहाँ के शहरियों का। बिल्कुल राइट है। थैंक यू वेरी मच, इस उम्मीद के साथ कि आप तशरीफ़ लाती रहेंगी, ये आपका अपना इदारा है। नाजरीन, ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक हुमैरा अरशद, वर्सटाइल हुमैरा अरशद हमारे साथ मौजूद थी। अनगिनत इन्होंने सुपरहिट सॉन्ग दिए, और सबसे बढ़कर बड़ी ग्रेस के साथ अपने कैरियर को ये कैरी कर रही हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। चंद उन फनकारों में मैं इनको शुमार करता हूँ, वो जहाँ भी गई बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, और जिसको एक पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग कहते हैं, वो हुमैरा अरशद ने किया। हुमैरा अरशद और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।